देश दुनिया की सारी बड़ी खबर सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, एसआईआर को लेकर आज फाइनल लिस्ट आने से पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे कैसे 19 पार्टियों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की ओर से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए बीजेपी और एसआईआर का समर्थन कर रही पार्टियों को खुला चैलेंज भेजा है। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कई सारे संगठन ने बातचीत करने से बीजेपी सरकार से मना कर दिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोला है, बताएंगे। एक ऐसा खुलासा हुआ है दोस्तों जिससे भाजपा के दूर के सपने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोडसे की भाषा में राहुल गांधी को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर अमेरिका ने फिर से एक बड़ा टैरिफ लगाते हुए भारत के एक बड़े इंडस्ट्री पर सीधा आक्रमण किया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी जानकारी, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरें। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश के नेता प्रतिपक्ष को टीवी पर आकर हत्या करने की धमकी देने से साफ पता चलता है दोस्तों कि राहुल गांधी के द्वारा जो नारा दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके कारण सत्ताधारी दल के समर्थक बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ दोस्तों। ऐसे में मंगलवार यानी आज बिहार के अंदर मतदाता सूची को लेकर अंतिम लिस्ट सामने आने वाली है। आपको बता दें कि एसआईआर कराया गया था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से हर जगह पर जोरदार तरीके का विवाद हुआ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कठोर कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता देने के लिए बोला दोस्तों, जिसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद लिस्ट जारी किया गया दोस्तों, जिसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम उड़ा दिए गए, ये बोलकर कि इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग इस पते पर अब नहीं रहते हैं और प्रवासी लोग भी हैं। इसमें कुछ इस तरीके से आंकड़े देकर बताया जा रहा था दोस्तों। इसके बाद जैसे ही 1 अगस्त को ये लिस्ट सामने आती है दोस्तों, विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद 1 सितंबर तक चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया कि एसआईआर लिस्ट को लेकर जो भी शिकायतें आएगी उसको निपटाया जाएगा और फिर एक लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर तक लोगों से शिकायतें ली गई दोस्तों। उसके बाद आज 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि किसी का भी नाम इससे बाहर नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों जैसे ही आज बिहार में फाइनल लिस्ट का ऐलान होने वाला है, उससे एक दिन पहले केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर एसआईआर के खिलाफ नया मोर्चा खोलने का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि एसआईआर अब पूरे देश के अंदर होगा। जो जानकारी है उसके अनुसार 7 अक्टूबर से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन इस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है। तो अगर सुनवाई 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ आता है दोस्तों, तो देश भर के अंदर एसआईआर लागू करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सुनवाई में थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो पूरे देश भर के अंदर एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी दोस्तों। ऐसे में केरला के अंदर 26 में यानी कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों केरल के अंदर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों ने एकजुट होकर एसआईआर का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। आपको बता दें कि एलडीएफ और यूडीएफ की 19 पार्टियों ने मिलकर एक साथ प्रस्ताव पास कर दिया और विधानसभा के अंदर पास किए गए प्रस्ताव के अंदर एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया दोस्तों, और कहा गया कि यह इनडायरेक्ट तरीके से यानी परोक्ष रूप से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया दोस्तों, जिसका समर्थन किया सीपीआईएम पार्टी ने, सीपीआई पार्टी ने, केसीएम पार्टी ने, और कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन सहयोगी और मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही जेडीएस पार्टी ने दोस्तों, एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी एस और आईएनएल पार्टी के साथ साथ जेकेसी और अन्य पार्टियां हैं दोस्तों, आरजेडी और आरएसपी पार्टियां भी है। इसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर से भी सारी पार्टियों ने समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद थी, आईयूएमएल पार्टी, केईसी पार्टी, केसीजे पार्टी, केडीपी और आरएमपीआई पार्टी की ओर से समर्थन किया गया है। यानी 19 पार्टियों ने मिलकर एक साथ मुहर लगा दी और एसआईआर को एनआरसी का एक रास्ता बताया गया है दोस्तों। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या अपडेट सामने आती है दोस्तों। क्या पूरे देश भर के अंदर एसआईआर लागू करने की कोशिश की जाएगी और इसका किस तरीके से विरोध होगा, पूरी डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर राहुल गांधी कौन से विदेश के दौरे पर गए हैं दोस्तों। बार बार कांग्रेस पार्टी से इस तरीके के सवाल पूछे जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर जवाब देना शुरू कर दिया दोस्तों। कांग्रेस की ओर से बीते दिन राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि ये राहुल गांधी का बोगोटा का वीडियो है। राहुल गांधी कोलंबिया देश के बोगोटा में मौजूद थे और राहुल गांधी का लुक भी दिखाया गया है दोस्तों। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वाले लुक में दिखाई दे रहे थे दोस्तों। उन्होंने वही जैकेट पहना हुआ था जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहनते थे और टी शर्ट
भी वही थी और साथ में एक सूटकेस लेकर राहुल गांधी एयरपोर्ट से राहुल गांधी बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करने के बाद कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर भाजपाइयों को जवाब दिया गया है, जो पूछते रहते हैं कि राहुल गांधी कहां गए हैं। राहुल गांधी कोलंबिया में है और लोकतंत्र और संविधान पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दुबई में एशिया कप का फाइनल हुआ। दोस्तों फाइनल होने के बाद भारत की जीत के बाद अलग अलग लोगों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई। दोस्तों कई सारे लोगों ने भारत की जीत पर बधाइयां दी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया। इस बात को लेकर भाजपाई उछलने कूदने लगे। दोस्तों बीजेपी के लोग बोलने लगे कि पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कोई ट्वीट नहीं किया और इसके बाद गोदी मीडिया में भी इस बात को बार बार रिपोर्ट किया जा रहा था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके बाद जब लोगों ने सर्च मारा तो राहुल गांधी ने अंतिम बार जो मैसेज किया था दोस्तों, वो उत्तराखंड के युवाओं की आवाज उठाते हुए उनके पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। दोस्तों प्रियंका गांधी ने वायनाड की समस्या को अपने सोशल मीडिया हैंडल से उठाया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया था। दोस्तों यानी देश की सारी जरूरी चीजों पर कांग्रेस पार्टी के लोगों की ओर से प्रतिक्रिया आई हुई थी दोस्तों, लेकिन भाजपा वाले पूछ रहे थे कि आखिर क्रिकेट को लेकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने पुराना स्टैंड क्लियर कर रखा है। दोस्तों कांग्रेस ने कहा है कि जिस देश ने हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, उस देश के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके के क्रिकेट का समर्थन नहीं करती है, बल्कि पूरे क्रिकेट के टूर्नामेंट के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई गई दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे टूर्नामेंट में बीजेपी पर निशाना साधा कि वो ऐसा क्रिकेट मैच क्यों करवा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान के साथ मैच की इजाजत क्यों दी जा रही है। इस पर भाजपाइयों की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया दोस्तों कि हमारे देश के इतने लोग शहीद हो गए और कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट करवाया जा रहा है। इस मामले को लेकर आगे और भी प्रतिक्रिया सामने आई दोस्तों। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उस पोस्ट पर भी निशाना साधा दोस्तों, जिसमें मोदी ने क्रिकेट टीम के जीतने के बाद कहा था कि जैसे आज गेम के फील्ड पर यानी क्रिकेट के पिच पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और नतीजा वही हुआ, भारत जीत गया। इस पर पवन खेड़ा बोले, कहा प्रधानमंत्री जी पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना आप युद्ध से नहीं कर सकते, यानी ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से प्रधानमंत्री कर रहे थे दोस्तों। और पवन खेड़ा ने कहा कि दूसरी बात यह कि अगर आपने तुलना कर ही दी है तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करा करते। और पवन खेड़ा के ये बोलते ही बीजेपी वालों को कूट कूट कर मिर्ची लगने लगी दोस्तों। आपको बता दें कि भाजपा के लोग फिर पवन खेड़ा को जवाब देने के लिए उल्टी सीधी बातें लिखने लगे। हालांकि खेड़ा ने जो बोल दिया उसका दूर तक असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोला पवन खेड़ा ने तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट मैदान पर खेले गए गेम की तुलना किए जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाला बयान दिया गया है, क्योंकि युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर रखा है दोस्तों। चाहे जितने भी युद्ध हुए हर जगह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जोरदार पटकनी दी और बड़े बड़े युद्ध हराए हैं दोस्तों। लेकिन युद्ध की तुलना क्रिकेट मैच से करना सीधा तौर पर पाकिस्तान को फायदे पहुंचाने वाला है, क्योंकि क्रिकेट मैच में कोई भी जीत सकता है, किसी का भी एक दिन खराब या अच्छा हो सकता है दोस्तों। टॉस हो सकता है, ग्राउंड की स्थिति पर नतीजे तय हो जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई क्रिकेट मैच जीत जाए तो क्या उसे युद्ध जीता हुआ माना जाएगा। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी अपने बयान से भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर या युद्ध के मैदान को क्रिकेट मैदान से तुलना करके नरेंद्र मोदी साफ तौर पर भारतीय सेना के पराक्रम का अपमान कर रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी ने अब बीजेपी की केंद्र सरकार से बातचीत करने पर विराम लगा दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि लेह के एपेक्स बॉडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख के लोगों के साथ जिस प्रकार की गुंडागर्दी की गई वो आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। ये बयान एपेक्स बॉडी के लोगों ने दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के साथ हम कोई बैठक नहीं करेंगे, यानी इससे पहले लद्दाख के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब जो जानकारी है वो काफी ज्यादा बुरी खबर है दोस्तों लद्दाख वासियों के लिए, क्योंकि एपेक्स बॉडी लेह की जो एपेक्स बॉडी है उसने घोषणा की है कि जब तक समान स्थिति नहीं हो जाएगी केंद्र सरकार के साथ बातचीत से दूर रहेंगे। हालांकि इस पर केंद्र सरकार बातचीत के लिए बुला रही है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि लेह लद्दाख को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ये मानकर चलते हैं कि सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में उनको इस तरीके से गिरफ्तार कर लेना और उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर कानून लगा देना, ये साफ तौर पर लद्दाख के लोगों को खासकर एपेक्स बॉडी को कतई बर्दाश्त नहीं है दोस्तों। इसीलिए इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी हम लोग
बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों 6 अक्टूबर को अगली बातचीत होने वाली थी। छठी अनुसूची समेत 3 और मांग है जिस पर विस्तृत चर्चा को लेकर बुलाया जा रहा था। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक तापमान और ज्यादा तेज हो गया है। दोस्तों जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक और नया ताजा बड़ा बम फोड़ा है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने 1995 में एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला ताकि हत्या केस में ट्रायल से बच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी पर उनके पैतृक तारापुर मुंगेर जिले में 1995 में 6 लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा था, लेकिन उन्होंने हत्या के मुकदमे से अपना नाम वापस करवा लिया। अपने आप को नाबालिग बताकर यानी गलत एज दिखाकर वो कानूनी कार्रवाई से बच गए थे। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी के नेता बैकफुट पर है दोस्तों, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी बिहार का भविष्य देख रही थी और बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना था कि सम्राट चौधरी को ही बिहार में अगला नेतृत्व दिया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं दोस्तों और बीजेपी के पास कोई ओबीसी बड़ा नेता नहीं है, तो सम्राट चौधरी को ही आगे किया जा रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी पर यह गंभीर आरोप लगने के बाद अब भाजपा वाले बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार जीएसटी में छूट का ढोंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले को लेकर कई सारे ऐसे उदाहरण दिए गए दोस्तों, जिसपे लगता है कि जरूर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल और ज्यादा गंभीरता के साथ पूछे जाएंगे। दरअसल मोदी सरकार को लेकर जो आरोप लगे हैं दोस्तों वो काफी दिलचस्प है। इन आरोपों में बताया गया कि चालबाजी की जा रही है, जनता को जीएसटी कम होने से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। बताया गया कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने जीएसटी में कटौती से पहले ही कंपनियों को मनमाने ढंग से दाम बढ़ाने का इशारा कर दिया था और कंपनियों ने कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर कीमत जितनी है उससे 10% ज्यादा दाम बढ़ा दिया। दोस्तों इस चालबाजी का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बताया कि कई सारे उदाहरण है। पहला यह कि जो बादाम पहले 12% जीएसटी के साथ में 680 रुपए किलो मिलता था, आज वो जीएसटी की छूट के बाद 790 रुपए का मिल रहा है प्रति किलो। जो देसी घी 12% जीएसटी के साथ में 540 रुपए किलो मिला करता था, अब वो देसी घी जीएसटी के छूट के बाद 585 रुपए का मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जीएसटी के नाम पर 8 साल जमकर जनता की जेब काटने के बाद अब छूट देने का केवल नाटक कर रहे हैं। फुल इवेंटबाजी चल रही है। ये बचत का उत्सव नहीं है, ये चपत का उत्सव है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ है? ये जो तथाकथित जीएसटी का कट किया गया है, कम करने का दावा किया गया है, हालांकि कुछ प्रोडक्ट पर कम किया गया है दोस्तों और कईयों पर बढ़ाया भी गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तथाकथित कट के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक नया वीसी का उदाहरण दिया है दोस्तों। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले वीसी का मतलब होता था वाइस चांसलर। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी को वीसी बोलते हैं तो उसका मतलब हम उसको वाइस चांसलर बोलते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में जब हम वीसी बोलते हैं तो उसका मतलब वेंचर कैपिटल बोलते हैं, यानी जो एक मुश्त पैसा किसी कंपनी में लगाती है इसको वेंचर कैपिटल बोला जाता है। इसी तरीके से अगर फौज की बात करें तो वीसी का मतलब वीर चक्र कहा जाता है। अगर किसी फौजी को बोला जाए कि वो वीसी है तो इसका मतलब वो वीर चक्र विजेता है। लेकिन जब राजनीति में अब वीसी बोला जाएगा तो उसका मतलब होगा वोट चोरी। इसके सूत्रधार बिहार में वीसी का लक्ष्य पहले ही तय कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा की कि एनडीए 243 में से 160 सीटों से ज्यादा जीतेगी। उन्हें भरोसा है कि वीसी यानी वोट चोरी प्लस वीआर यानी वोट रेवड़ी से ही यह नतीजा सामने आ पाएगा। लेकिन बिहार की राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक जनता इन साजिशों को नाकाम करेगी। बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन अगर बिहार में राजनीति में कभी भी वीसी बोला जाएगा तो इसका मतलब वोट चोर माना जाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? कौन सी पार्टी है जो वीसी पार्टी है राजनीति में, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खुलेआम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टीवी चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा गोडसे की भाषा बोलते हुए गोडसे वाली हरकतों को अंजाम देने की धमकी दी गई दोस्तों, यानी राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह इसे लेकर विरोध किया है। पार्टी ने वाराणसी के अंदर महानगर कांग्रेस कमेटी के नेता राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में राहुल गांधी को दी गई धमकी की निंदा प्रस्तावना पास की है दोस्तों और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से राहुल गांधी की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार कोई ना कोई आनाकानी की जाती है। 2 शब्द आप इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अभी राहुल गांधी को धमकियां दे रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी के सुरक्षा में कई बार सेंधमारी भी हो चुकी है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पुरजोर तरीके से कार्रवाई करना जरूरी है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भक्तचरण दास
2 अक्टूबर को प्रदेश वासियों से मुलाकात करने के लिए प्रदेश व्यापी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार किसी न किसी क्षेत्र के दौरे पर निकलते हैं दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और खासकर जो वरिष्ठ नेता है उनको पता चल रहा है कि कैसे राहुल गांधी के रास्ते पर निकलना है और वो जिस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं और संपर्क साधते हुए असली मुद्दों को उठाते हैं वैसा ही उनके राज्य में भी होना चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी से इंस्पायर होकर नेता अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके का दौरा कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर एक ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों, और एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे भारत को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए 100% टैरिफ लगाया है दोस्तों। यानी अमेरिका से बाहर अगर कोई फिल्म बनती है, मूवी बनता है, तो फिर उसे अगर अमेरिका में दिखाया जाएगा तो उसके ऊपर 100% का टैक्स लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा। यानी भारतीय फिल्म उद्योग को यह तगड़ा झटका है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिका में भारत की फिल्में लगभग $20 मिलियन कमा लेती है दोस्तों, ये हर साल का आंकड़ा है। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं और 100% का टैरिफ लगाया गया है दोस्तों, इससे भारतीय सिनेमा जगत को भी एक तरीके से तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि लगातार भारत के अंदर सिनेमा इंडस्ट्री बढ़ रही थी दोस्तों, तो लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका में भी भारत के कई सारे सिनेमा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और भारत की छवि को दुनिया भर के अंदर अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इतने परसेंट यानी 100% का टैरिफ लगाकर भारतीय सिनेमा बनाने वाले लोगों को एक तगड़ा झटका दिया है दोस्तों, और इससे कई सारे लोग प्रभावित होंगे, खासकर जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं दोस्तों, और जो इस उम्मीद में बैठे थे कि अमेरिका में भी एक इंडस्ट्री है जहां पर वो फिल्म को अपनी चलवा सकते हैं और वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार न जाने कौन सा ट्रंप के साथ में डील कर रही है दोस्तों, कि अभी तक बातचीत पूरी हो ही नहीं पा रही और ट्रंप लगातार एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर में टैरिफ पर टैरिफ लगाता जा रहा है। आप लोग पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में गया जिले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ जब गुजर रहा था दोस्तों, तो कुछ लोगों ने आकर प्रचार रथ के ऊपर नरेंद्र मोदी की लगी फोटो को फाड़ते हुए विरोध जताया दोस्तों, और मोदी और बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा किया है दोस्तों, हालांकि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं जनता में भी जबरदस्त तरीके की नाराजगी है, और जब बच्चे रोजगार मांगने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं किस तरीके का बिहेव बीजेपी की सरकार बिहार में करती है, और खासकर जो छात्र है दोस्तों उनको किस तरीके से पिटवाया जाता है, लाठी डंडे पड़ते हैं, तो विरोध तो होगा ही। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ टीवी डिबेट में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी भड़की है दोस्तों। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा वैचारिक लड़ाई हार रही है, तो उसके प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर कहा कि अहिंसा कायरता की आड़ में नहीं होती, बल्कि वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। ये गुण हमने आजादी के आंदोलन से हमेशा अपने साथ में रखा है और अहिंसा के रास्ते अंग्रेजों को हराया था, जो वैचारिक लड़ाई है। और राहुल गांधी भी अहिंसा का इस्तेमाल करते हैं और अहिंसा की विचारधारा को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को राहुल गांधी वैचारिक तौर पर एक बहुत बड़ा संकट लगते हैं, यानी वैचारिक तौर पर राहुल गांधी के सामने जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे, वही लोग राहुल गांधी को अब इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, उनसे को जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही है। 2 शब्द इस पूरे मामले पर आप जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। यानी आरएसएस की ये तस्वीर बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से लेकर तमाम आरएसएस के और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, और पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर यूं कहिए मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। लोग इस पर कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस फोटो को देखकर। 2 शब्द जरा जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा में दुनिया में कहीं भी जाकर कोई मिलान हो सकता है? तो फिर आरएसएस के लोग अब महात्मा गांधी का गुणगान क्यों करते हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में अगर कोई महात्मा गांधी के खिलाफ है तो वो देश की राजनीति में कभी प्रासंगिक नहीं हो सकते। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सूत्रों से जानकारी सामने आई है दोस्तों कि तमिलनाडु के टीवीके पार्टी के नेता थालापति विजय को राहुल गांधी ने फोन किया दोस्तों, और उनके रैली के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई, जिसमें टीवीके पार्टी के नेता थालापति विजय के समर्थक भी थे दोस्तों। राहुल गांधी ने फोन करके उन्हें हिम्मत दी है, संवेदना व्यक्त की है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर नई पार्टी का समर्थन कर रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सभी को नया तमिलनाडु बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी का जो फोन गया है वो संवेदनपूर्ण फोन है,
राहुल गांधी अमूमन इस तरीके का फोन कॉल करते हुए लोगों को संवेदनाएं देते हैं दोस्तों, और तरीके से भी अब लोग समझने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टीवीके पार्टी से कांग्रेस पार्टी की करीबियां हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने फोन किया है। लेकिन जो भी है, राहुल गांधी ने एक मानवतापूर्ण व्यवहार करते हुए फोन किया है, जो अमूमन सबको करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि यूपी कांग्रेस अक्टूबर के मध्य से 13 से लेकर 15 जातीय सम्मेलन करने जा रही है। इसमें प्रत्येक मौर्य, कुशवाहा, पासी, निषाद जैसे विशिष्ट जाति समूहों को लक्षित किया जाएगा, यानी साथ में रखा जाने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी सभी समाज के लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और हाल फिलहाल में जो एक बयान आया था और खासकर जो एक फैसला आया था उत्तर प्रदेश में जातीय कार्यक्रम करने से मना करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में था कि कांग्रेस पार्टी कई सारे जातीय समूह के लोगों को साथ में जोड़ रही है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी शायद इसी बात से कहीं ना कहीं डर रही है दोस्तों, और इसीलिए वो कानून लेकर आए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। साथ साथ सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने 2027 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है दोस्तों। इन्होंने ऑफिशियल तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। तो एक अच्छे और बड़े व्यक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की अच्छी खबर है दोस्तों। इसी के साथ में हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।